नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की हत्या की और उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, जैसे मैंने छोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने ये बात कही। इसके साथ ही ठाकरे ने नीतीश कुमार और तेजस्वी का स्वागत करते हुए कहा कि लड़ाई अब शुरुआत हो गई है। इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है और जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं उनको हम घर भेजेंगे। जनता हमारा इंतजार कर रही है। ठाकरे ने इसके साथ ही कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए है, मेरे राज्य के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई के दौरान कह दिया है कि महाराष्ट्र का मुद्दा बड़ी बेंच के पास जाएगा। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीजेआई ने साथ ही कहा कि अंदरूनी विवाद को सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वास मत का आधार अंदरूनी कलह नहीं हो सकता और इसे सुलझाने के लिए गवर्नर का दखल सही नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर कहा कि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा कि उद्धव के इस्तीफे को रद्द नहीं किया जा सकता है। उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो राहत मिल सकती थी। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि अगर ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो यह अदालत बहाल कर सकती थी। उन्होंने कहा कि यथास्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के समर्थन से शिंदे को शपथ दिलाना राज्यपाल के लिए उचित था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाकर कानून के मुताबिक काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो उद्धव ठाकरे की बहाली का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ने असली व्हिप की जांच नहीं की। स्पीकर को सिर्फ पार्टी द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मानना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ने सही व्हिप जानने की कोशिश नहीं की। स्पीकर को दो गुट बनने की जानकारी थी। बेंच ने कहा कि शिंदे गुट को गोगाबले को चीफ व्हिप मानने का फैसला गलत था। वहीं राज्यपाल को लेकर कहा कि राज्यपाल को एक पार्टी के भीतर या अलग अलग पार्टियों की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्यपाल पर लंबी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में कहा कि राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाला कि ठाकरे बहुमत से समर्थन खो चुके हैं, जबकि राज्यपाल को पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पत्र में ये संकेत नहीं था कि ठाकरे ने समर्थन खो दिया है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था। उनकी चिट्ठी पर राज्यपाल को एक्शन नहीं लेना चाहिए था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकनाथ शिंदे को सीएम की शपथ दिलाने का राज्यपाल का फैसला सही था क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन पहले की घटनाओं को लेकर सीजेआई ने राज्यपाल को लेकर जरूर कहा कि राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग संविधान के अनुरूप नहीं था। बता दें, जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ मिलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे एमवीए सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठाकरे गुट के जिन विधायकों ने बगावत की थी उन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। उन्होंने कहा कि जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये सरकार आज गिर जाएगी वो चुप हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे को नैतिकता पर बोलने का अधिकार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमारे 7 सीटें ली लेकिन सरकार किसी और के साथ बना ली। उन्होंने भी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा नहीं दिया था, शर्मसार को टालने के लिए इस्तीफा दिया था। फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी का षड्यंत्र हार गया है। अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह लीगल है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तब के महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में क्या कहा मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार काम किया। क्या होता अगर फ्लोर टेस्ट हुआ होता और उनकी सरकार इसमें फेल हो जाती? उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा क्या वो सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग से ऊपर हैं कि वो हमें अपना व्हीप या कोई अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहीं करने देंगे और हमें शिवसेना नाम का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने फिर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है, इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वो कानूनी है, तो इस व्हिप के मुताबिक सबकी यानी शिंदे गुट की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। वहीं संजय राउत के बयान पर शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा संजय राउत पागल हो गए हैं और पागल आदमी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, उन्हें पागल आदमी जैसे बोलने दें। दिल्ली सरकार बनाम एलजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर बहुत जबरदस्त फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर चुनी हुई सरकार का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण है और नौकरशाही के ऊपर उसी का कंट्रोल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर सेवाओं के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा को विधायी अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि वो 2019 के जस्टिस भूषण के फैसले से सहमत नहीं है और राज्य की शक्तियों पर केंद्र की दलीलों से भी कोर्ट ने असहमति जताई। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई उत्तरदायी सरकार है, लेकिन उसके पास अधिकार कम हैं। बता दें प्रशासनिक फेरबदल पर किसका नियंत्रण हो, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच विवाद था। आज इस विवादास्पद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, दिल्ली की जनता के साथ न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि 23 मई 2015 को पीएम मोदी ने आदेश पारित करवाया कि सर्विसेज के मामले सीएम के पास नहीं रहेंगे, एलजी के पास रहेंगे, केंद्र के पास रहेंगे। मैं अगर किसी को रिश्वत लेते पकड़ता तो कार्रवाई नहीं कर सकता था। जानबूझकर ऐसे हेल्थ फाइनेंस सेक्रेटरी लगाकर जनता के काम रोके गए। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए और कहा गया कि अब तैरो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के लिए इतने काम किए। सोचिए अगर ये कठिनाइयां ना होती तो कितना काम करते। केजरीवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ और बेंच का न्याय देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि दिल्ली की जनता का शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब 10 गुनी स्पीड से काम होगा। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में जनता के काम रोके, मोहल्ला क्लिनिक्स की दवाइयाँ, टेस्ट, डीजीपी का पैसा रोका। ऐसे अधिकारियों को उनके कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने का आदेश नहीं मानने पर चंडीगढ़ के पीजीआई के नर्सिंग इंस्टीट्यूट की 36 छात्राओं पर कार्रवाई की गई है। उनके 1 सप्ताह तक हॉस्टल के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार संस्थान की प्रिंसिपल डॉक्टर सुखपाल कौर द्वारा 3 मई को जारी एक पत्र के माध्यम से छात्राओं को छात्रावास में रखा गया। जिन लोगों को छात्रावास से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है उनमें प्रथम वर्ष के 28 और तीसरे वर्ष के 8 छात्र शामिल हैं। बता दें छात्रों को 100वें एपिसोड को देखना जरूरी बनाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने आज गुरुवार को काली पट्टी बांध रखी है। इनमें वो 7 महिला पहलवान भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन उन खेल अधिकारियों के खिलाफ है जो इस मामले में चुप बैठे हुए हैं। हाल ही में शाही के अधिकारी भी खिलाड़ियों से मिलने आए लेकिन कुछ नहीं हुआ। देश का खेल मंत्री आरोपी भाजपा सांसद का समर्थन कर रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कल बुधवार को ब्रजभूषण का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। साक्षी मलिक ने कल मीडिया से कहा कि वो लोग ब्रजभूषण के पक्ष में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं कहूँगी कि ब्रजभूषण का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नार्को टेस्ट करा लो और साथ ही 7 महिला पहलवानों का भी, जो भी दोषी पाया जाए उसे फांसी दो। बता दें कि साक्षी 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता हैं। द ग्रेट खली ने पहलवानों के आंदोलन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के पीछे राजनीतिक कारण हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से कहा कि वो मैदान में वापस लौटें और पुलिस को मामले की जांच करने दें। किसी को कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सी शब्द से बड़ा प्यार है, सी से चेयर होता है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि मेरे लिए गौरव और गर्व का पल है कि मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह को बहुत आभार। आरसीपी सिंह ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। द केरला स्टोरी को एक और राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और अब हरियाणा में भी ये फिल्म टैक्स फ्री घोषित हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार शाम को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी को हरियाणा में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। भारत ने अमेरिका और यूरोप की ओर से दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदकर अपना जबरदस्त फायदा किया है। भारत ने बीते साल 2022 में रूस से 10 गुना तेल आयात करके करोड़ों रुपए की बचत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। भारत ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया था जब यूक्रेन पर किए हमले के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन इस बीच रूस तेल उससे लेने वालों को सस्ता दे रहा था और इसी का फायदा भारत ने उठाया। बता दें 2021 में यूक्रेन युद्ध से पहले भारत में मंगाए गए तेल में रूस की हिस्सेदारी महज 2% हुआ करती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक अब ये हिस्सेदारी 20% के करीब पहुंच गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बीते साल रूस से जो तेल आयात किया उससे प्रति टन करीब 7,300 रुपए की बचत हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पीटीआई समर्थकों की उग्र प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सड़कों और सरकारी संपत्तियों को आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंसक घटनाओं में 10 लोगों की मौत भी हो गई है। बता दें कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनको 8 दिनों के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया है। इसके बाद से विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी इमरान की गिरफ्तारी के फौरन बाद ट्वीट किया है कि आप एक आदमी हो मगर आपके साथ लाखों लोगों की ताकत है, मजबूत बने रहना कप्तान। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।